जय माता दी ऑल। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एमसीए क्लैरिफिकेशन ऑन सेक्शन 232 सबसेक्शन 6। जब हम कहते हैं कि स्कीम ऑफ अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर इफेक्टिव होगी किस दिन से, अपॉइंटेड डेट क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। और इस सर्कुलर के लिए, इस क्लैरिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड it's little complicated over here on the students level to understand these things। लेकिन जो यहाँ लिखा है, मैं कहूँगा दो बातें हैं। नंबर वन, ये पढ़ना है कि वो क्या है, एंड नंबर टू, ये एमसीए क्लैरिफिकेशन आया क्यों, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको वो क्यों नहीं मालूम तो ये जो क्या है वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो बेकार है, दैट इज यूजलेस। तो हम दोनों चीजें पढ़ने जा रहे हैं, क्या है और क्यों है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पीछे रिकैप दे दूं। अगर आपने सेक्शन 232 सबसेक्शन 5-6 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं वैसे छोटा सा, और उसके बाद फिर हम क्लैरिफिकेशन की तरफ आएंगे और फिर क्या और क्यों दोनों सवालों का जवाब ढूंढेंगे उसके बाद। तो सेक्शन 232 सबसेक्शन 5, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट स्कीम ऑफ amalgamation reconstruction has to be filed to the ROC within how much time? ROC के पास फाइल करना है, कितने टाइम में फाइल करना है? within shall be filed with the ROC within 30 days from the date of receipt of order। जिस दिन ऑर्डर की कॉपी हाथ में आती है वहां से within 30 days of the date of receipt of NCLT order। and I hope सबको याद है कि जो NCLT order है वो CAA 7 में आता है when we talk about section 232। और फिर ऑब्वियसली आप ROC फाइलिंग जो करते हैं वो INC 28 फाइल करते हैं आप ROC के पास। आपको याद होगा जब भी NCLT ऑर्डर आता है, इंटीमेशन गोज टू द ROC इन INC 28, लेकिन NCLT का जो ऑर्डर आता है CAA 7। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर MCA का क्लैरिफिकेशन आया है, जिसके ऊपर MCA का सर्कुलर आया है। Well, I'll say very very important and एक बार वो पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि वो MCA की लैंग्वेज क्या है। यहाँ पहले तो लॉ की लैंग्वेज क्या है। The scheme under this section shall clearly indicate an appointed date। तो आप जो भी स्कीम बना रहे हैं अमलगमेशन की या रिकंस्ट्रक्शन की, डीमर्जर की, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए अपॉइंटेड डेट। एंड अपॉइंटेड डेट इज द डेट जिस दिन से स्कीम इफेक्टिव होगी। and the scheme shall be deemed to be effective। मान लिया जाएगा that scheme is deemed to be effective from such appointed date only and not at a date subsequent to the appointed date। appointed date के बाद effective नहीं होगी, appointed date वाले दिन effective होगी। अब एक बड़ा important सवाल है यहाँ पर, और वो सवाल ये है जिसका जवाब MCA देने की कोशिश कर रहा है, या MCA ने दिया है, एक्चुअली क्लैरिफिकेशन में दिया है कि ये जो डेट है ये क्या एक स्पेसिफिक कैलेंडर डेट होनी चाहिए, या ये एक ट्रिगर इवेंट बेस्ड डेट भी हो सकती है, इवेंट बेस्ड डेट भी हो सकती है, क्या ये दोनों हो सकती है, और क्या फर्क है। तो दो बातें हैं, क्या ये एक स्पेसिफिक कैलेंडर डेट होनी चाहिए, या ये इवेंट बेस्ड डेट हो सकती है। और MCA कहता है दोनों हो सकती हैं। MCA क्लैरिफिकेशन यही है कि ये जो डेट है कि आपको स्कीम के अंदर क्लियरली इंडिकेट करनी है, बतानी है, जो अमलगमेटिंग कंपनीज हैं, जो रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनीज हैं, उनको क्लियरली मेंशन करना है स्कीम के अंदर कि हमारी अपॉइंटेड डेट क्या है जिस दिन से स्कीम इफेक्टिव होगी, और स्कीम उस दिन से इफेक्टिव होगी, उसके बाद से इफेक्टिव नहीं होगी। तो MCA का सर्कुलर आया है इसके ऊपर कि ये डेट स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक कैलेंडर डेट भी हो सकती है, पार्टीज की मर्जी है, और ये डेट इवेंट बेस्ड डेट भी हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये डेट इवेंट बेस्ड डेट ज़्यादा होती है, और स्पेसिफिक कैलेंडर डेट कुछ केसेस में पार्टीज चूज करती हैं, कभी कभी
कभी कभी प्रैक्टिकली, लेकिन ज़्यादातर पार्टीज इवेंट बेस्ड डेट लेकर चलती हैं। और वो डेट क्या होती है, जब सारे के सारे हमारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स कंप्लीट हो जाएंगे। मे बी कि अमलगमेशन में वो एनसीएलटी अप्रूवल तो चाहिए चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा सीसीआई अप्रूवल चाहिए अगर मैगा मर्जर हो रहा है, मैगा अमलगमेशन हो रहा है। सेक्शन 5 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 में, तो उसमें सीसीआई का अप्रूवल भी चाहिए। अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, आरबीआई अप्रूवल की जरूरत है, या बीच में कुछ और अथॉरिटीज के अप्रूवल चाहिए। टेलीकॉम कंपनीज हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो आईआरडीए का अप्रूवल चाहिए। मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है। सो वी से जब सारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारी अपॉइंटेड डेट होगी, ऐसा कई बार मेंशन कर दिया जाता है इवेंट बेस्ड। अब एमसी का सर्कुलर क्या है वो क्लैरिफिकेशन, और वो क्यों आया, दोनों के बारे में बात करेंगे, और प्रैक्टिकली रीजन क्या था क्यों एमसी को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। और लेकिन पहले तो ये पढ़ लेते हैं क्या है, क्योंकि इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, वी से ऑब्वियसली द एक्ट, कंपनीज एक्ट, Companies Act 2013, Section 232, Subsection 6, it enables the companies in question to choose and state in scheme the appointed date. अपनी मर्जी से appointed date लिख सकती हैं. This date may be either a specific calendar date or may be tied to the occurrence of the event. Event based date. मुद्दे की बात तो सबसे ज़्यादा यही है, यही इंपॉर्टेंट है. So it may be either a specific calendar date or it may be event based date, such as event क्या हो सकती है, एग्जाम्पल दिया हुआ एमसीए ने, such as granting of some license by the competent authority. तो अगर हम बात कर लें वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर इंश्योरेंस कंपनीज का आपस में अमलगमेशन हो रहा है, or fulfillment of some other preconditions, or fulfillment of some other preconditions as agreed upon between the amalgamating companies or reconstructing companies, जो उनके बीच में आपस में जो भी agreement हुआ है, or meeting any other requirement as agreed upon between the parties. So maybe preconditions or maybe some other requirements other than preconditions. तो तीन बातें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर, ए बी सी अगर मैं कहूँ सच एज में, नंबर ए, पॉइंट ए, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, पॉइंट बी, fulfillment of some preconditions agreed between the amalgamating companies, reconstructing companies, or fulfillment of some other requirements as agreed between the parties which are relevant to the scheme. वो requirements जो scheme के लिए रेलिवेंट हैं, उस तरीके की रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वायरमेंट नहीं तो पोस्ट रिक्वायरमेंट टाइप, मतलब एनसीएलटी अप्रूवल मिलने के बाद इफेक्टिव होने से पहले ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंप्लाई करनी है, एनसीएलटी अप्रूवल मिलने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी है, कुछ भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बातें। देन अपॉइंटेड डेट शेल ऑल्सो बी डीम टू बी एक्विजिशन डेट, हम कह रहे हैं वो जो अपॉइंटेड डेट जिस दिन से स्कीम इफेक्टिव होनी है उसी को मान लिया जाए इट इज एक्विजिशन डेट, उसी को मान लिया जाए इट इज अ डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो एक चीज के तीन नाम हैं, अपॉइंटेड डेट इज इक्वल टू acquisition date, and that is equal to the date of transfer of control as per accounting standards, as per Ind AS 103, as per Indian accounting standards. तो अपॉइंटेड डेट के तीन नाम निकल आए एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, अपॉइंटेड डेट, एक्विजिशन डेट एंड द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं अपॉइंटेड डेट इज चूजन वेयर, अब अगर अपॉइंटेड डेट अगर एक स्पेसिफिक कैलेंडर डेट की तरह चुनी गई है, तो अगर चुनने वाली पार्टीज ने अगर स्पेसिफिक कैलेंडर डेट की तरह चुना है तो देन द अपॉइंटेड डेट मे प्रोसीड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी फॉर द अप्रूवल ऑफ द स्कीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रेट्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव डेट ले सकते हैं
एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जुलाई में और डेट हमने ली हुई है 1 अप्रैल की। हम तो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं लेट्स से 15 जुलाई 2021 और हमने डेट ली हुई है उससे पहले 1 अप्रैल 2021। सो वेल आई से रेट्रोस्पेक्टिवली लेना अलाउड है अगर वेल if the appointed date is a specific calendar date. However if the appointed date is significantly antedated, अगर आपने retrospectively लिया लेकिन कुछ ज़्यादा ही ले लिया significantly retrospective beyond 1 year, more than 1 year, 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा पहले before the date of filing, हो सकता है उस 1 साल में आपका प्रोसीजर बड़ा लंबा चलता रहा, वो आप वैल्यूएशंस करते रहे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फैक्ट्रीज, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, बोर्ड मीटिंग हुई है आपकी और बोर्ड मीटिंग्स मल्टीपल बोर्ड मीटिंग्स हुई, पहले इंडिविजुअल बोर्ड मीटिंग्स हुई, अमलगमेटिंग कंपनीज की अलग अलग, फिर जॉइंट बोर्ड मीटिंग्स हुई, नेगोशिएशंस के राउंड हुए उसके अंदर वैल्यूएशंस के बेस पे, और फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स अप्रूवल, क्लास मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, क्लास मीटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिटर्स, उन सब के अप्रूवल आते आते टाइम लग गया और फाइनल एनसीएलटी अप्रूवल मांगने के लिए जब जा रहे हैं तो उसमें टाइम लग गया. सो वी आर सेइंग if the appointed date is significantly antedated beyond more than 1 year or more from the date of filing application to NCLT, the justification is required. ये एक शब्द इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर, उसका जस्टिफिकेशन दे दीजिए. ऑफ द सेम वुड हैव टू बी स्पेसिफिकली ब्रॉट आउट कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, एंड इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. जो भी जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. उन अमलगमेटिंग कंपनीज में अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है, दोनों कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उसमें जो लाखों शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अलाउड है बस, और लेस देन 1 ईयर रेट्रोस्पेक्टिव है तो वेरी गुड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए. मोर देन 1 ईयर रेट्रोस्पेक्टिव है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. स्पेशली मैं कहूँगा वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है. तो स्पेसिफिक कैलेंडर डेट इज अलाउड और रेट्रोस्पेक्टिवली भी अलाउड है. रेट्रोस्पेक्टिवली भी अलाउड है. दैट इज वन थिंग. पॉइंट डी में आ जाते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन, एंड दैट इज द स्कीम मे आइडेंटिफाई द अपॉइंटेड डेट. The scheme may identify the appointed date based on the occurrence of the trigger event. ये शब्द important है. Event based appointed date. I will call it event based appointed date, and which is key to the proposed scheme. कोई ऐसा event which is very important for the proposed scheme of amalgamation, reconstruction, demerger, and agreed upon by the parties to the scheme. So we are saying this is event based appointed date, and this event would have to be indicated in the scheme itself. scheme के अंदर बतानी पड़ेगी कि ये event क्या होगी जिसके होने पर अपॉइंटेड डेट आ जाएगी, अपॉन द अकरेंस ऑफ विच द स्कीम वुड बिकम इफेक्टिव, जिसके होने पर हमारी स्कीम इफेक्टिव हो जाएगी, एंड दैट इफेक्टिव हो जाएगी मतलब अपॉइंटेड डेट. हाउएवर इन केस ऑफ सच इवेंट बेस्ड डेट बीइंग अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनसीएलटी ऑर्डर टू द आरओसी. अगर ये जो इवेंट है या इवेंट बेस्ड डेट है, ये कब है? जिस दिन हम आरओसी के पास स्कीम एनसीएलटी ऑर्डर फाइल कर रहे हैं अलॉन्ग विद द सैंक्शनड स्कीम, उसके भी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद है. वेल then the company shall file the intimation to the ROC within 30 days of such scheme coming into force. तो जिस दिन भी स्कीम फोर्स में आएगी उसके बाद आरओसी को एक बार और बताएंगे विद इन 30 डेज की अब ये स्कीम एनफोर्स हो गई है और वो इवेंट अकर हो गई है. तो मतलब एनसीएलटी ऑर्डर आया, वो कौन से फॉर्म में आया? CAA 7 में आया. एनसीएलटी ऑर्डर आपने आरओसी के पास फाइल किया, एनसीएलटी ऑर्डर
फाइल टू ROC INC 28 वगैरह जो अभी आपने फाइल किया, और NCLT ऑर्डर की कॉपी साथ में लगाकर, मतलब ROC फाइलिंग के बाद ट्रिगर इवेंट हुई, और ट्रिगर इवेंट की वजह से स्कीम इफेक्टिव हो गई, एनफोर्स हो गई, एंड द स्कीम इज एनफोर्स्ड, या दूसरे शब्दों में कहें मेड इफेक्टिव। और उसके बाद स्कीम इफेक्टिव होने के बाद once again inform ROC within 30 days. Once again inform ROC within 30 days after the scheme is enforced. अब ये ट्रिगर इवेंट क्या हो सकती है, वो जो हम कह रहे हैं IRDA या TRAI से कोई लाइसेंस चाहिए था, टेलीकॉम कंपनीज का मर्जर हो रहा था जिसके लिए लाइसेंस चाहिए था, जैसे वोडा आइडिया का हुआ, तो लाइसेंसेस चाहिए, परमिशंस चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक अमलगमेशन नहीं होगा। मतलब वोडा आइडिया कैन बी अ क्लासिक एग्जांपल इन दिस केस। सो आई से ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस तरीके से चलेगा। एंड वी आर सेइंग ये ट्रिगर इवेंट जो है, इसी के लिए वो सब कुछ MCA का क्लैरिफिकेशन आया है। दिस इज इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट, इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट, और ये अलाउड है। इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट, और इसी दिन हम बोलते हैं स्कीम हैज बिकम इफेक्टिव सेम डे। अब ये सब कुछ सुनना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है उन चीज़ों से जो हम पहले पढ़ चुके हैं पास्ट में, उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल लग सकता है। लेकिन मैं कहूँगा अगर कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं लग रहा है तो आज की तारीख में अब ये जो MCA बोल रहा है ये सब चीज़ों के ऊपर प्रिवेल करेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर प्रिवेल करेगा। और अब आप इसी चीज़ को मानकर चलिए कि दो तरीके से आपकी इफेक्टिव डेट हो सकती है। अब वो अमलगमेटिंग पार्टीज की मर्जी है। अब आज की तारीख में इफेक्टिव डेट में भी अ कैलेंडर स्पेसिफिक इफेक्टिव डेट, और वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, और इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट भी हो सकती है। आई विल पुट इट दिस वे, स्पेसिफिक कैलेंडर डेट कैन बी अपॉइंटेड डेट, और द इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट, दो तरीके से हो सकती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए इसी अपॉइंटेड डेट को एक्विजिशन डेट कहा गया है, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कहा गया है, एज पर इंड AS 103। अब थोड़ा सा और इस मुद्दे पे लाइट डालते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत होती हैं। कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अब आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आ रही थी 2019 से पहले, 2019 से पहले। एंड 21 अगस्त 2019 ये MCA का क्लैरिफिकेशन आया। तो 21 अगस्त 2019 से पहले हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस वजह से, क्यों MCA को ये क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा, ये समझ में आएगा तो आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। और MCA दो डेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दे रहा है कि अमलगमेटिंग पार्टीज की मर्जी है, अमलगमेटिंग कंपनीज की, वो चाहे तो स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट ले लें वो, और या फिर वो चाहे तो इवेंट बेस्ड कैलेंडर इवेंट बेस्ड डेट ले लें एज अपॉइंटेड डेट। तो हो क्या रहा था 21 अगस्त 2019 से पहले, बिफोर 21 अगस्त 2019, उससे पहले द इफेक्ट ऑफ RDs वर रिजेक्टिंग अगेन एंड अगेन द इवेंट बेस्ड डेट एज अपॉइंटेड डेट। और RD के पास स्क्रीन जाती थी एनालाइज होने के लिए, तो RD रिजेक्ट कर देता था, और RD रिकमेंडेशन देता था NCLT को कि आप भी स्कीम अप्रूव मत करो। तो RDs वर रिजेक्टिंग द टाइम टेस्टेड एंड सेंसिबल will construct that contemplated appointed date to be date linked with the scheme becoming effective upon the satisfaction of agreed conditions and the receipt of required approvals। वही IRDA जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे। तो रीजनल डायरेक्टर्स न जाने क्यों ऑल ओवर इंडिया 7 रीजनल डायरेक्टर हैं, न जाने क्यों रिजेक्ट कर रहे थे इवेंट बेस्ड
डेट्स को, और वो रिकमेंडेशन दे रहे थे एनसीएलटी को भी कि आप इवेंट बेस्ड डेट्स को अगर आप देखें स्कीम में तो स्कीम को अप्रूव ना करें. सो एग्रीड कंडीशंस का मतलब वही प्री कंडीशंस जो दोनों पार्टीज ने एग्री की कि ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी स्कीम इफेक्टिव होगी. एंड इसमें प्रॉब्लम कहाँ और बढ़ गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई? मुंबई एनसीएलटी, वैसे तो इंडिया में एनसीएलटी के टोटल 11 बेंचेस हैं, यू नो दैट, प्रिंसिपल बेंच एंड 10 अदर बेंचेस. मुंबई एनसीएलटी ने बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, और मुंबई एनसीएलटी ने कंफ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा बढ़ा दिया बाय रिजेक्टिंग द स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट फर्निश्ड बाय द पार्टीज. स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट दे रहे थे, वो भी मना कर दी. ऊपर आरडी कह रहा था स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट ही होनी चाहिए, इवेंट बेस्ड डेट होनी ही नहीं चाहिए. और नीचे मुंबई एनसीएलटी ने और ज्यादा टांग अड़ा दी बीच में, और क्या कर दिया प्रैक्टिकली. और ये सब कब हो रहा था? 21 अगस्त 2019 से पहले. तो मुंबई एनसीएलटी ने स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट्स वाली स्कीम्स रिजेक्ट करना भी शुरू कर दिया. स्पेसिफाइड कैलेंडर डेट्स फर्निश्ड बाय द पार्टीज, होल्डिंग दैट मुंबई एनसीएलटी ने बोला अपॉइंटेड डेट शुड बी ऑलवेज 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 वैल्यूएशन डेट, ना पहले ना बाद में. जिस वैल्यूएशन डेट के हिसाब से आपने अपना शेयर एक्सचेंज रेशियो वगैरह निकाला है वही डेट होनी चाहिए, ना पहले ना बाद में. तो मुंबई एनसीएलटी बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट. वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, मतलब जो अमलगमेटिंग पार्टीज हैं अपनी मर्जी से और कोई डेट रख ही नहीं सकती हैं. हाथ धोकर पीछे बढ़ गया मुंबई एनसीएलटी. दैट इज अ डेट ऑफ वैल्यूएशन of the assets of the companies based on which the merger consideration was determined. वही merger consideration बोले तो वही शेयर एक्सचेंज रेशियो जिस बेस पे डिटरमाइन की जाती है कि अमलगमेटिंग कंपनी के कितने शेयर्स के बदले में अपने कितने शेयर्स देगी, वेल व्हाटएवर, और साथ में अगर कुछ कैश वगैरह है तो वो वैल्यूएशन डेट को ही आपको लेना पड़ेगा एज अपॉइंटेड डेट. आप और कोई डेट नहीं ले सकते हैं. So before setting out the serious legal, accounting, commercial implications that arise due to such inconsistent approach and interpretation, it is probably useful to describe the controversy. तो हम इस controversy को थोड़ा सा और practically समझ लेते हैं कि confusion क्या है और controversy क्या है. और ये कहानी शुरू कब हुई? 5 सितंबर 2018 को टीचर्स डे वाले दिन मुंबई बेंच ने ऑर्डर्स दिए यहाँ पर. ईस्ट, और केस का नाम था ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड एंड द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. इसको पाइपलाइन केस के नाम से जाना जाता है, फेमस है पाइपलाइन केस. ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड एंड द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. और इसमें मुंबई एनसीएलटी ने कहा, वेल डायरेक्शन दी दैट द अपॉइंटेड डेट शुड बी क्या मतलब? शेल मान के चलो आप इसको, शेल बी द डेट ऑन विच द वैल्यूएशन वाज अंडरटेकन फॉर द डीमर्ज्ड बिजनेस. डीमर्ज्ड बिजनेस की जिस दिन वैल्यूएशन डेट है वही डेट हमारे लिए अपॉइंटेड डेट होगी. और वो डेट उन्होंने कौन सी बोली? द डेट विच वाज टेकन ओवर हियर, दैट वाज 1 जुलाई 2018 वाज द वैल्यूएशन डेट. तो उन्होंने कहा कि इसी वैल्यूएशन डेट को ही अपॉइंटेड डेट माना जाए, बेस्ड ऑन विच द पार्टीज हैड टू अमेंड द स्कीम. और जबरदस्ती उनको स्कीम अमेंड करनी पड़ी, और 1 जुलाई 2018 को अपॉइंटेड डेट लेना पड़ा. एनसीएलटी ने फाइनली इस स्कीम को सैंक्शन किया, कब जाकर? 21 दिसंबर 2018. और अब क्लियर कट दिख रहा है कि अगर 21 दिसंबर 2018 को एनसीएलटी ने स्कीम फाइनली सैंक्शन की और 1 जुलाई 2018 वाज द अपॉइंटेड डेट, तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव तो हो ही गया. ऑलमोस्ट 6 महीने, 5 months 21 days रेट्रोस्पेक्टिव तो हो ही गया. इन दिस केस फाइनली वी एंडेड अप रेट्रोस्पेक्टिवली. तो रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउड है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, क्या जबरदस्ती? इवेंट बेस्ड डेट ले ही नहीं सकते. और अगर कोई अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हो, किसी अथॉरिटी का अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हो जो अभी मिला भी नहीं है, और अगर वो अप्रूवल मिला ही नहीं तो, और अगर अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर हो ही नहीं पाया तो आप तो अपॉइंटेड डेट देकर बैठ गए हो, विच इज द एक्विजिशन डेट, विच इज द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एज पर इंडेस. मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी. अरे भाई, अगर मान लो स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है ना, स्कीम टू स्कीम डिपेंड करता है. मान लो कि कोई और किसी अथॉरिटी का अप्रूवल पेंडिंग है ही नहीं, और कोई प्री कंडीशन है ही नहीं, और कोई रिक्वायरमेंट एक दूसरे के ऊपर किसी पार्टी ने लगाई नहीं,
कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं, तो वहां तो चलो आप ठीक है, आप रेट्रोस्पेक्टिवली एक डेट ले लो, स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ले लो। लेकिन जहां पर मालूम है कि एनसीएलटी ऑर्डर आने के बाद अभी आईआरडीए अप्रूवल आना बाकी है, लाइसेंस मिलना बाकी है, या टीआरएआई लाइसेंस मिलना बाकी है, आप कह रहे हो नहीं जी आप रेट्रोस्पेक्टिवली जबरदस्ती लो, सो एंड सो कैलेंडर डेट लो, ये थोड़ा सा नाइंसाफी लग रही है। बात समझ में आ रही है आपको? सिंस दिस ऑर्डर द मुंबई एनसीएलटी हैज बीन पुशिंग द पार्टीज, उस ऑर्डर के बाद शुरू हो गए कि भाई स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ही लेनी पड़ेगी सबको इस ऑर्डर के बाद। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क ऑर्डर बन गया पाइपलाइन केस, जो पाइपलाइन केस है, और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड वर्सेस एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद से पुश करना शुरू कर दिया इन्होंने सभी पार्टीज को कि आपको स्पेसिफिक कैलेंडर डेट लेनी पड़ेगी। और एक गड़बड़ और मुंबई एनसीएलटी ने एक गड़बड़ और भी की है कि कुछ केसेस में तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोस्पेक्टिव डेट लेनी है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लेनी है, आपको प्रोस्पेक्टिव लेनी है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा, किसी भी केस में कुछ भी बोल देते हैं, आप रका डाबरा गिली गिली छू। मतलब ये कोई वो क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो रहा है या पुगम पुगाई हो रही है, क्या हो रहा है कि हाथ ऐसे आ गया तो चलो भाई रेट्रोस्पेक्टिवली कर लो, और हाथ ऐसे आ गया तो प्रोस्पेक्टिवली कर लो। ये तो क्या समझ में नहीं आ रही बात। सो इन सम केसेस मुंबई एनसीएलटी विल इटसेल्फ एंडेड अप सेइंग कि आपको डेट प्रोस्पेक्टिवली लेनी है, वेयर एज इन सम केसेस दे वर सेइंग रेट्रोस्पेक्टिव लेनी है। तो कुछ केसेस में कह रहे हैं ऑर्डर के बाद की डेट लेनी है, और कुछ केसेस में कह रहे हैं ऑर्डर से पहले की डेट लेनी है। कंसिस्टेंट अप्रोच कुछ बची नहीं, तो आई विल से कंफ्यूजन, घोर कंफ्यूजन कि भाई हो क्या रहा है। मतलब वो तोते उड़ गए सबके कि मुंबई एनसीएलटी कर क्या रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था व्हाट इज गोइंग ऑन। तो क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, everybody was damn confused, everybody was damn confused, तोते उड़ गए सबके because of all this. Then while in many cases Mumbai NCLT required the parties to submit the specific calendar date before it sanctioned the scheme, कई केसेस में पार्टीज को बोला स्पेसिफिक कैलेंडर डेट बताओ, स्कीम सैंक्शन करने से पहले पूछ रहे हैं। इक्वली देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई एनसीएलटी के कुछ केसेस और ऐसे भी आए जहां पर मुंबई एनसीएलटी ने स्कीम सैंक्शन कर दी, एंड देन द स्कीम सब्जेक्ट टू द पार्टी सबमिटिंग द स्पेसिफिक कैलेंडर डेट सब्सिक्वेंटली, कि स्पेसिफिक कैलेंडर डेट आप बाद में बता देना, स्कीम सैंक्शन करने के बाद आप डेट बता देना। मतलब फुल ऑन ड्रामा चल रहा है, फुल ऑन ड्रामा दैट वाज गोइंग ऑन इन द मुंबई एनसीएलटी। और ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ, एक केस और भी हुआ। देयर वाज वन मोर केस, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, तो सबने नाम सुना ही हुआ है। अब ये केस भी अजीबोगरीब केस हुआ। इस केस में क्या हुआ कि मतलब समझ नहीं आता एनसीएलटी में जज साहब बैठते हैं वो क्या खा पी कर बैठते हैं। देन वाइल सैंक्शनिंग द स्कीम, स्कीम सैंक्शन हुई, ऑर्डर आया 3 जुलाई 2019, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो अपॉइंटेड डेट बीच में पहले से लिखी थी ना, 1 अप्रैल 2019, जो अपॉइंटेड डेट पहले से चूज की हुई थी पार्टीज ने, उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला नहीं नहीं नहीं, वेल यू हैव टू गो फॉर 20th May 2018 विच वाज द डेट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन डेट पे जाओ आप, वैल्यूएशन डेट पे, मतलब और वो भी धक्का देकर कितना पीछे भेज दिया, बहुत पीछे। जुलाई 2019 में अप्रूव कर रहे हो और आप मई 2018 में भेज रहे हो, मतलब मोर देन 12 months, मोर देन 365 days गैप। So it is more than 365 days retrospective। पार्टीज पागल हो गई होंगी कि भाई कहाँ भेज रहे हो आप अपॉइंटेड डेट, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, एक्विजिशन डेट, मतलब इतना पीछे। सो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। और अच्छा, डिफरेंट एनसीएलटीज डिफरेंट जजमेंट्स। कुछ एनसीएलटी बेंचेस हैं जैसे एनसीएलटी दिल्ली या एनसीएलटी चंडीगढ़, दे आर स्टिल अलाउइंग इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट, कि आप रख लो कि भाई जब अप्रूवल्स पूरे हो जाएंगे या प्री कंडीशंस या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीड बिटवीन द पार्टीज वो फुलफिल हो जाएंगी, तब हमारी अपॉइंटेड डेट होगी। तो ऑल ओवर इंडिया सारे एनसीएलटी भी एक जैसे नहीं चल रहे। देन इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट नाइदर द कंपनी कोड्स इन द कंपनीज एक्ट 1956 और एनसीएलटी तो 2016 में पैदा हुआ, तो 2014-2015 में भी अमलगमेशन का काम कंपनी कोर्ट्स देखते थे, या 2016 के बाद जब एनसीएलटी पैदा हुआ तो नॉर एनसीएलटी बेंचेस
प्रायर टू दिस पाइपलाइन केस, ये जो फेमस पाइपलाइन केस है, इससे पहले कभी किसी ने मना नहीं किया था, ना तो एनसीएलटी ने और ना ही कंपनी कोर्ट्स ने कभी भी कोई नेगेटिव ऑर्डर ऐसा हिंदुस्तान में नहीं दिया था जिसमें मना हो कि इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट नहीं ले सकते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये पहली बार कब शुरू हुआ कि कि आप इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट नहीं ले सकते, पाइपलाइन केस में सबसे पहली बार शुरू हुआ जब 5 सितंबर 2018 को ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया। तो फर्स्ट कंट्रोवर्शियल एनसीएलटी ऑर्डर ऑन 5 सितंबर 2018, और उसके बाद तो कंफ्यूजन। उस हिसाब से देखें तो एमसीए सर्कुलर क्लैरिफिकेशन बड़ा लेट आया, 21 अगस्त 2019, एक साल बाद, हाँ ऑलमोस्ट एक साल बाद, लेकिन आया तो सही और फाइनली चीज़ों को ऑर्डर में वापस डाला गया। और उसके बाद फिर अब रीजनल डायरेक्टर जो हैं सातों, अब वो टांग नहीं अड़ाएंगे ना कि स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ही होनी चाहिए और इवेंट बेस्ड हो नहीं सकती। अब तो फिर मैं कहूँगा पार्टीज़ की मर्जी है, अमलगमेटिंग जो कंपनीज़ हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग कंपनीज़ हैं, वो उनकी मर्जी है कि वो जो चाहें रखना चाहें रख सकते हैं। एंड सो आई होप यू आर गेटिंग दैट इज in famous case number 2, Century Textiles and Industries Limited and Ultratech Cement Limited case. तो पाइपलाइन केस से पहले कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट दी जाती थी, दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। जब पाइपलाइन केस नहीं हुआ था 2018 से पहले, 5 सितंबर 2018 से पहले, और जो भी अमलगमेटिंग कंपनीज अपनी मर्जी से डेट चुनती थी उनको रिस्पेक्ट करते थे। शेयर होल्डर्स स्कीम को अप्रूव कर रहे हैं क्लास मीटिंग में, क्रेडिटर्स अप्रूव कर रहे हैं स्कीम को क्लास मीटिंग में। एनसीएलटी या आरडी कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले बिजनेस डिसीजंस में? एनसीएलटी नेवर इंटरफेयर्ड विद द चॉइस ऑफ अपॉइंटेड डेट अर्लियर। वो नॉर्मली इंटरफेयर कभी करते नहीं थे और कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी को हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती थी। अप्रूवल हो गया शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का हो गया एज पर लॉ, और साथ में एज पर द प्रॉपर रैशनल और लॉजिक्स ऑफ द स्कीम। Several NCLT benches in India, they still continue to respect this position even after pipeline case. Pipeline case मुंबई NCLT में आया, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान में दूसरे NCLT benches ऐसे थे जिन्होंने इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट को माना और उन्होंने पाइपलाइन केस को नहीं माना। एंड दिस अप्रोच हैज़ सेवरल सब्सटैंटिव लीगल कॉमर्शियल, ये हम ऊपर बात कहीं ना कहीं कर चुके हैं, रिपीट हो रही है। तो implications on not allowing the appointed date to be taken as event based linked to the effectiveness of the scheme, स्कीम की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। पार्टीज़ की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है जो अमलगमेटिंग पार्टीज़ हैं, और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं रीजनल डायरेक्टर एनसीएलटी कि भाई स्कीम इफेक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस प्रेसिडेंट हो सकती हैं, कॉरपोरेट अप्रूवल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, एनसीएलटी अप्रूवल्स, सभी कुछ तो पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन सबको इग्नोर कैसे कर सकते हो आप? टीआरएआई अप्रूवल, आईआरडीए अप्रूवल पेंडिंग है, एनसीएलटी अप्रूवल मिल गया लेकिन उसके बाद भी वो दूसरे अप्रूवल पेंडिंग है, तो आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि अपॉइंटेड डेट पहले रखी जाए? एंड दिस गेट्स इवन मोर प्रॉब्लमैटिक विद द लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, जहां पर सेबी अप्रूवल चाहिए होता है बिफोर फाइलिंग द स्कीम विद द एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने से पहले सेबी अप्रूवल चाहिए होता है, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। अब मैं नहीं जाऊँगा उन चीज़ों में कि क्या बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर बोल रहे हैं कि अगर आपने सभी पार्टीज़ को फोर्स किया कि आप अपना जो अपॉइंटेड डेट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लो, स्पेसिफिक कैलेंडर डेट लो, और आपने इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी, तो पार्टीज़ के लिए कुछ मुसीबत हो जाएगी इंटरिम पीरियड को लेकर। इंटरिम पीरियड का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरिम पीरियड, एनसीएलटी के पास जब हम कह रहे हैं एप्लीकेशन फाइल हो रही है, द कैलेंडर डेट इंसिस्टेड अपॉन द एनसीएलटी and the date on which the scheme finally becomes effective after NCLT sanction and filing with the ROC. अगर NCLT ज़बरदस्ती हर बार हर स्कीम में यही बोलेगा
कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ही लेनी पड़ेगी एज अपॉइंटेड डेट, और वो आरओसी फाइलिंग के बाद वेल आप अपॉइंटेड डेट ले ही नहीं सकते, इवेंट बेस्ड अपॉइंटेड डेट आप ले ही नहीं सकते। अगर ऐसा फोर्स करेगा एनसीएलटी तो एक इंटरम पीरियड क्रिएट हो जाएगा, जो जैसा मुंबई एनसीएलटी ने शुरू किया कि वो वैल्यूएशन डेट जो आपकी एक साल पहले थी या 365 दिन से भी ज़्यादा पहले थी, वो आपकी अपॉइंटेड डेट है, और एनसीएलटी सैंक्शन हो रहा है 365 दिन के बाद। इस बीच में उस 365 दिन में जो इंटरम पीरियड है जहां पर अपॉइंटेड डेट आपने रेट्रोस्पेक्टिवली ली है और एनसीएलटी सैंक्शन बाद में हो रहा है, उसके बीच का समय, उस इंटरम पीरियड को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाएंगी, जो कि एक्चुअली जो अमलगमेटिंग पार्टीज हैं वो नहीं चाहती। जो अमलगमेटिंग पार्टीज हैं वो उस तरीके की कंफ्यूजन नहीं चाहती जो कि क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसफरर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफरर कंपनी को उस इंटरम पीरियड में मैनेज कर रहे हैं एज एजेंट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी जिसके पास एसेट्स ट्रांसफर होकर जानी है। क्या ये इंटेंशन है? क्या हम ये डीम कर रहे हैं? इज इट डीम्ड that the transfer company is carrying on its own business, or the BOD of transfer company are carrying on the business of the transfer company for the benefit or on behalf of transferee company? जबकि हो सकता है ऐसी कोई इंटेंशन नहीं हो पार्टीज की, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मान लिया जाएगा। एंड उस इंटरम पीरियड में जो कि 365 दिन से भी ज़्यादा का है, उस बीच में ट्रांसफर कंपनी में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उस इंटरम पीरियड में, वो भी मान लिया जाएगा कि वो ट्रांसफरी कंपनी का है। जबकि हो सकता है कि जो दोनों का आपस में एग्रीमेंट हुआ हो, ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी का, उसमें इसका उल्टा ही कुछ लिखा हो सकता है वो इससे उल्टा लिखकर चल रहे हो कि एनसीएलटी सैंक्शन से पहले वाले प्रॉफिट और लॉसेस ट्रांसफरर कंपनी के रहेंगे, एनसीएलटी सैंक्शन के बाद वाले हमारे रहेंगे। मे बी इन द मिडल ऑफ द ईयर, जिस दिन एनसीएलटी सैंक्शन मिल रहा है, जहां से डेट अपॉइंटेड डेट आ रही है, एक्विजिशन डेट या डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, उससे पहले वाले ट्रांसफरर कंपनी के हैं सारे प्रॉफिट लॉस, और उस डेट के बाद वाले ट्रांसफरी कंपनी के हैं, इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये इंटेंशन नहीं होगी शायद पार्टीज की बिल्कुल भी कि वो जो 365 दिन का बीच का टाइम पीरियड जो हम एग्जांपल ले रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड अल्ट्राटेक का, उस बीच का जो प्रॉफिट है वो सारा ट्रांसफरी कंपनी का है। ऐसी इंटेंशन पार्टीज की ना हो, और हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा ही हो कि वो पुराने प्रॉफिट एनसीएलटी सैंक्शन वाले ट्रांसफरर कंपनी के ही रहेंगे। एंड देन उस इंटरम पीरियड में नाउ इन दैट केस, अगर वो जो ट्रांसफरर कंपनी है, वो जो 365 दिन का, आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स केस को ही आप मान कर चलो, सेंचुरी टेक्सटाइल केस को ही आप बेस मान कर चलो, अगर उस इंटरम पीरियड को हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर मैनेजिंग द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, और प्रॉफिट कमाया बीच में, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो they are not allowed to deal with, the board of directors of transfer company are not allowed to deal with the profits of the transfer company itself। अभी तो NCLT सैंक्शन हुआ ही नहीं है, और हो सकता है बाद में किसी वजह से अटक भी जाए और हो ही ना, और स्कीम ही डिसअप्रूव हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। मतलब आप 365 दिन तक उनको रोक कर बैठे रहोगे कि आप अपने प्रॉफिट्स को टच ही नहीं करोगे, और उसके साथ साथ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट ट्रांसफर कंपनी का नहीं है, वो तो ट्रांसफरी कंपनी का है। ऐसी ही और भी दिक्कतें हैं। वेल, अब टैक्सेस को लेकर उस 365 दिन में जो टैक्सेस पे किए गए, क्या वो ये माना जाएगा ट्रांसफरर कंपनी ने ट्रांसफरी कंपनी के बिहाफ पर टैक्सेस पे किए, जबकि अभी तो अमलगमेशन हुआ नहीं है, एंड सो ऑन। वेल, अब बात यह कि हो सकता है कि ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की इंटेंशन ऐसी ना हो, और उनकी इंटेंशन एनसीएलटी सैंक्शन और आईआरडीए लाइसेंस या टीआरएआई लाइसेंस मिलने के बाद के प्रॉफिट्स को जो है वो ट्रांसफर करने की इंटेंशन हो उनकी, और उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिखा है इस सबको, लेकिन जबरदस्ती आप उनकी अपॉइंटेड डेट पहले से करवा रहे हो तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ, सर एक चीज बताओ, अगर पार्टीज खुद, अमलगमेटिंग कंपनीज खुद रेट्रोस्पेक्टिव डेट लेती हैं, स्पेसिफाइड स्पेसिफिक कैलेंडर डेट रेट्रोस्पेक्टिवली खुद ले लेते हैं, अप टू 1 ईयर ओल्ड तो ले ही सकते हैं, और मोर देन 1 ईयर ओल्ड भी ले सकते हैं, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तब भी तो ये सब कुछ होगा। अरे भाई, तब ये सब कुछ होगा, यही सब कुछ पॉइंट ABC। लेकिन उस केस में
चीज़ों से डील करने के लिए उन्होंने अपने आप कोई रास्ते निकाले होंगे, और उनका जो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ होगा उसमें उन्होंने इस सब चीज़ों के रास्ते निकाले होंगे, एलैबोरेट करके लिखे होंगे, स्कीम ऑफ अमलगमेशन में सब चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी इंटरिम पीरियड क्रिएट करना। और इंटरिम पीरियड में भी 4 मंथ्स में भी 6 मंथ्स, मतलब एनसीएलटी के पास सेंक्शन होने से पहले 6 महीने पहले वैल्यूएशन डेट थी, उसी को वो खुद ही पकड़ रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं वैल्यूएशन डेट को एज अपॉइंटेड डेट। अगर क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे केस में टीआरएआई अप्रूवल या लाइसेंस नहीं चाहिए, आईआरडीए लाइसेंस नहीं चाहिए, हमने एक दूसरे के ऊपर कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई और कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई एक दूसरे के ऊपर, जो है वो एनसीएलटी तक ही है। और हम अपनी मर्जी से उस केस में अगर रेट्रोस्पेक्टिव स्पेसिफिक कैलेंडर डेट ले रहे हैं तो ले रहे हैं, और अपनी मर्जी से फिर हम ये सारा इंटरिम पीरियड का जो अरेंजमेंट करना होगा इसको फुल डिटेल में स्कीम ऑफ अमलगमेशन में लिखेंगे। लेकिन दोनों अमलगमेटिंग कंपनीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है जो भी हो रहा है। एनसीएलटी जबरदस्ती थोप तो नहीं रहा ना उनके सिर पे, थोपा तो नहीं जा रहा ना उनके सिर पे, वो एक अलग चीज है। यहां पर एनसीएलटी जो जबरदस्ती आपको स्पेसिफिक कैलेंडर डेट दे रहा है, वैल्यूएशन डेट पे ही जाओ पीछे, और भाई हमें नहीं जाना, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एनसीएलटी ऑर्डर आने के बाद, आरओसी फाइलिंग होने के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद इवेंट बेस्ड जो भी हम एक डेट लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ केसेस में तो मुंबई एनसीएलटी ने प्रोस्पेक्टिव डेट भी दिलवाई थी और ये कहा था कि एप्लीकेशन सैंक्शन होने के बाद, एनसीएलटी सैंक्शन आने के बाद सब्सिक्वेंटली डेट बता दो, ये भी बोला था, उसके बाद की सब्सिक्वेंट डेट बता दो। तो ऐसी चीज़ें हैं, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर कन्फ्यूजन्स। अब मैं एक एक चीज़ रीड नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग एवरी सिंगल पॉइंट ओवर हेयर, बट आपको ये बता रहा हूँ, ये कॉरपोरेट सेक्टर ने ये दिक्कतें, कॉरपोरेट सेक्टर ने ये परेशानियाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को बताई, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेप इन किया, और वेल आई विल से 21 अगस्त 2019 को वो क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया जो अभी आपने मेरे साथ पढ़ा था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 232 सबसेक्शन 6 से कनेक्टेड एमसीए क्लैरिफिकेशन एज ऑन 21 अगस्त 2019। जो मैं कहूँगा, जहाँ तक आईसीएसआई की बात है, तो आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में पहले रखा नहीं था, ये बाद में मॉड्यूल अभी रिसेंटली अमेंड किया, तो आईसीएसआई ने पहले सप्लीमेंट में दिया, फिर अपने मॉड्यूल में फाइनली इंक्लूड किया इस चीज़ को। तो अब तो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच, जय माता दी।